grounded theory has to be understood by almost 6 to 7 points. The first aspect is goal and perspective of a grounded theory. Means grounded theory से जब कोई रिसर्च पेपर बनता है या कोई रिसर्च एनालिसिस किया जाता है तो हमारा लक्ष्य क्या है और किस बात को मद्देनजर रखते हुए हम आगे जाना चाहते हैं. मेथड्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी, कौन कौन सी मेथड से हम ग्राउंडेड थ्योरी यानी कौन सी मेथड का इस्तेमाल हम ग्राउंडेड थ्योरी में करते हैं. स्टेप्स, 3 स्टेप्स होती हैं ग्राउंडेड थ्योरी में. एक होता है मेमोइंग. मेमोइंग का मतलब एक प्रकार से 1 पेज से 5 पेज का एक शॉर्ट नोट लिखना. दूसरा होता है सॉर्टिंग इन ग्राउंडेड थ्योरी. ये जितने भी नोट्स लिखे होते हैं उसको सिक्वेंशियली लॉजिकली कनेक्ट करके अरेंज करना. एंड राइटिंग इन ग्राउंडेड थ्योरी, लॉजिकल कनेक्शन मिलने के बाद उसको रिपोर्ट में कन्वर्ट करना यानी राइटिंग. तो पहले हम फैक्ट्स को शॉर्ट नोट्स के तरफ में या मेमो के रूप में रिकॉर्ड कर लेते हैं. फिर हम उसका लॉजिकल कनेक्शन देखते हैं एक घटना का दूसरे घटना से, लॉजिकली उसको अरेंज करते हैं और तीसरे स्टेप में हम रिपोर्ट लिख देते हैं. फिर अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ कोडिंग इन ग्राउंडेड थ्योरी. 3 प्रकार के टाइप्स दिए हैं. सिलेक्टिव कोडिंग, मुझे जो चाहिए वही मैं फैक्ट्स उठाऊंगा और लिखूंगा. ओपन कोडिंग, हर प्रकार का फैक्ट्स कोई भी हो, गलत सही आवश्यक अनावश्यक सभी फैक्ट्स को मैं उठा के लिख दूंगा. और एक्सियल कोडिंग, एक्सियल कोडिंग का मतलब होता है मेरे दिमाग में एक सेंट्रल आइडिया है और उस आइडिया को मद्देनजर रखते हुए मैं मेरे मेमोस को लिखूंगा. दैट इज एक्सियल कोडिंग. और नेक्स्ट पॉइंट है रिलेवेंस ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी. ग्राउंडेड थ्योरी कितनी रिलेवेंट है. अगर ग्राउंडेड थ्योरिस्ट अपने आप से बहुत ऑनेस्ट है तो बहुत रिलेवेंट है. लेकिन अगर ग्राउंडेड थ्योरिस्ट अगर खुद बायस्ड है या खुद किसी विचारधारा से प्रभावित है तो ग्राउंडेड थ्योरी से वर्स्ट थ्योरी भी नहीं हो सकती. इतनी खराब भी ग्राउंडेड थ्योरी हो सकती है. सो जो थ्योरिस्ट है, जो ग्राउंडेड थ्योरी के आधार पर रिसर्च करता है, वो स्वयं से ऑनेस्ट चाहिए और फैक्ट फाइंडर चाहिए, न कि किसी विचारधारा से संबंधित फैक्ट्स को ढूंढने वाला इंसान. देन इम्प्लीकेशन ऑफ अ ग्राउंडेड थ्योरी, 5-6 इम्प्लीकेशंस लिखे हैं वो हम देखेंगे. और फाइनली क्रिटिसिज्म ऑफ अ ग्राउंडेड थ्योरी. ग्राउंडेड थ्योरी को कैसे क्रिटिसाइज किया है. क्रिटिसिज्म वही है, ग्राउंडेड थ्योरी में फैक्ट फाइंडर या रिसर्चर रिसर्च के प्रति ऑनेस्ट चाहिए, ट्रूथफुलनेस के प्रति वो डिवोटेड होना चाहिए. अगर वो ऐसा नहीं है तो उसका रिसर्च बायस्ड हो सकता है, अनावश्यक हो सकता है या फिर यूजफुल नहीं रहेगा सोसाइटी के लिए. अब ग्राउंडेड थ्योरी का इस्तेमाल बहुत अधिक तौर पर अभी पिछले 10 सालों से न्यूज एनालिसिस में किया जाता है. रिसर्च में भी होता है, जो बहुत बड़े बड़े रिसर्च हुए हैं, जैसे हॉपसेट का रिसर्च जो हुआ था कल्चरल डायमेंशंस पर, किस देश का कल्चर कैसे है, किस देश का साइक मानसिकता कैसे है उस देश के लोगों की, तो वो
150 देशों में उन्होंने करके 5 फैक्टर निकाले थे, बहुत सही फैक्टर उन्होंने निकाले थे। उसमें से एक मुझे याद है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। मतलब कौन सा देश इंडिविजुअलिस्टिक है, जैसे अमेरिका है, इंडिविजुअलिस्टिक है। कौन सा देश कलेक्टिविस्ट है, जापान है, वो कलेक्टिवली काम करने में ज्यादा भरोसा करते हैं। और हमारा देश मिक्स्ड है, ना हम इंडिविजुअलिस्टिक है ना कलेक्टिविस्ट है। हम 1990 के बाद कलेक्टिविज्म से इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं, सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो वो ट्रू रिसर्च था। मैं 2 रिसर्च आपको यहां पर बताऊंगा, एक है डीएनए का और दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट का। दोनों भी रिसर्च इन न्यूज एनालिस्ट ने मोदी पर किए हैं और मोदी के बारे में उन्होंने कहा है। आप ये दोनों रिसर्च के, ये वीडियो 40-40 मिनट के हैं, आप बाद में घर में आराम से वीडियो को देखना। बहुत स्पेसिफिक वीडियो तो मैं पकड़ नहीं पाया, लेकिन जो वीडियो मैंने पकड़े हैं उसको पहले सुन लो, फिर ग्राउंडेड थ्योरी थियोरेटिकली समझाना बहुत आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। पहला, प्राइम टाइम में मोदी के लिए क्या कहा है कपिल लॉन्ग बैक, और फिर ब्लैक एंड व्हाइट में सुधीर चौधरी ने मोदी के लिए क्या कहा है। मैं अभी भी उसको सुन रहा था। If you have been struggling with PowerPoint and wondering how your peers make such kick-ass presentation while it's नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में थे। भारत और जर्मनी के बीच 14 समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। इनकी घोषणा के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर स्कोल्स प्रेस के सामने हाजिर हुए। दुनिया भर के पत्रकार इन समझौतों और यूक्रेन युद्ध को लेकर सवाल जवाब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब नहीं होगा। समाचार एजेंसी रॉयटर ने इस घटना पर अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। आज जिन्होंने लिखित बयान पढ़ने के बाद कोई सवाल नहीं लिया। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता की रैंकिंग में जर्मनी का स्थान दुनिया में 16वां है और यहां से प्रधानमंत्री डेनमार्क गए हैं, जिसका स्थान दुनिया में दूसरा है। क्या वहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी? 2 मई को जर्मन विदेश प्रसारण सेवा डोइचे वेले के चीफ इंटरनेशनल एडिटर रिचर्ड वॉल्कर ने एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया है और लिखा है कि मोदी और स्कोल्स बर्लिन में प्रेस के सामने हाजिर होने वाले हैं। दोनों 14 समझौतों की घोषणा करेंगे। भारतीय पक्ष के आग्रह पर दोनों 0 सवाल लेंगे। उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा कि आरएसएफ प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत आज 142वें नंबर से फिसलकर 150वें नंबर पर आ गया है। इस रैंकिंग पर भारत सरकार का आधिकारिक जवाब यही रहता है कि वह इसे नहीं मानती। इस रैंकिंग को लेकर 2013 और 2022 में भारत की संसद में सवाल पूछे गए थे। कांग्रेस और बीजेपी के सरकारों के मंत्रियों के जवाब में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों ने इसे स्वीकार नहीं किया कि प्रेस की स्वतंत्रता का रिकॉर्ड भारत में इतना बुरा है। डोइचे वेले के इंटरनेशनल एडिटर लिख रहे हैं कि भारत के आग्रह पर तय हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। आज वैसे प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, जब सवाल जवाब का सामना ही नहीं करना था, तब कम से कम आज के दिन प्रेस के सामने हाजिर होने से बचा जा सकता था। ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र की परिभाषा से प्रेस और प्रेस का सवाल करना दोनों बाहर कर दिया जा रहा है, किया जा चुका है।
सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर थे। अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी प्रेस के सामने हाजिर होते हैं, लेकिन वहां भी सवाल जवाब से मना कर दिया जाता है। अगर अभी यहाँ पर प्राइम टाइम में प्रेस की स्वतंत्रता को लेके जो फैक्ट्स बताए हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। उन्होंने बिल्कुल सही बोला है, वो ग्राउंडेड थ्योरी का भाग है, फैक्ट फाइंडिंग का भाग है। लेकिन उसके बाद एंकर ने अपने व्यू बोले हैं, अपनी बात बोली है, अपना मुद्दा बोला है, जो कि ग्राउंडेड थ्योरी के मुताबिक सही नहीं है। एंकर ने उस प्रेस की स्वतंत्रता को, जो फैक्ट है, उसको अपने न्यूज चैनल के व्यूज से या स्वयं के व्यूज से जोड़कर प्राइम मिनिस्टर की आलोचना की, भारत की भी आलोचना की। पहला पार्ट सही है, जो ग्राउंडेड थ्योरी में होना चाहिए। दूसरा पार्ट गलत है, जो ग्राउंडेड थ्योरी में नहीं होता। जो इस एंकर ने किया है वह गलत नहीं है, लेकिन सही भी नहीं। ग्राउंडेड थ्योरी, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट ग्राउंडेड थ्योरी का इस्तेमाल करता तो वो अपने व्यूज को दूर रखता, बल्कि सिर्फ फैक्ट्स को बताता। प्रेस के संदर्भ में भारत कहां खड़ा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है ये बताना एंकर का काम नहीं है। नहीं हुई है, ये फैक्ट है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर हुई है, ये भी फैक्ट है। भारत की रैंकिंग बहुत खराब है, ये भी फैक्ट है। डेनमार्क की रैंकिंग बहुत अच्छी है, ये भी फैक्ट है। बट एंकर का ये कहना कि मोदी या फिर इंडिया ने ऐसा नहीं करना चाहिए, वो उसकी अपनी स्वयं की ओपिनियन है, वो ग्राउंडेड थ्योरी का हिस्सा नहीं हो सकता। तो कई बार ग्राउंडेड थ्योरी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अभी पॉजिटिव साइड देखिए, जो GoDaddy देता है आपको भरोसेमंद होस्टिंग जो आप आसानी से सेटअप कर सकते हैं। तो ये 99.9 वर्ष हो चुके हैं और इसीलिए पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 70 वर्ष हो चुके हैं और इसीलिए पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि पिछले 75 वर्षों में हमने क्या सही किया और क्या गलत किया, और अगले 25 वर्षों में हमें अपने अंदर और क्या क्या बदलाव लाने होंगे। अस्तित्व में आने के बाद हर देश की अपनी एक अलग यात्रा होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है उस देश के नेताओं की फितरत और उनके द्वारा लिए गए बड़े और अहम फैसले, और उतना ही महत्वपूर्ण होता है उस देश के लोगों का चरित्र, और इन दोनों से ही मिलकर कोई देश मजबूत या कमजोर बनता है। आज हम आपको भारत की मजबूतियां भी बताएंगे और भारत की मजबूरियां भी बताएंगे। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का सबसे सटीक विश्लेषण आप हमारे साथ देख पाएंगे, जिसमें उन्होंने भारत के लोगों से 5 प्रण लेने को कहा है, लेकिन अपने पूरे भाषण में आज जो सबसे अहम बात उन्होंने कही है वो है भारत के समाज में होने वाला महिलाओं का निरंतर अपमान। न जाने कब और कैसे भारत के लोगों ने अपनी आम बोलचाल की भाषा में अपशब्दों और गालियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, और इनमें से ज्यादातर अपशब्दों में नारी का अपमान छिपा होता है। चिंता की बात यह है कि अब ये अपशब्द और ये गालियां हमारी आम बोलचाल का हिस्सा बन चुकी हैं, और ये भारत के भविष्य के लिए आज सबसे खतरनाक बात है। आज इसलिए हम इस पर बात जरूर करेंगे। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि अगर 1947 में अखंड भारत का विभाजन ना हुआ होता तो आज भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होते, और अगर ये तीनों देश एक होते तो जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूखंड होता,
लेकिन इसके अलावा और कुछ भी बहुत होता, बिल्कुल अलग होता। आज वो तमाम बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबर। आजादी की 75वीं सालगिरह पर लाल किले की प्राचीर। ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में एंकर ने ये जरूर किया है, कहा है कि हमारी मजबूती को भी हम देखेंगे, हमारे मजबूरियों को भी हम देखेंगे। एंकर ने ये जरूर कहा है कि मोदी जी ने कहा कि महिलाओं की जो विडंबना हो रही है उससे उनको चिंता है। अगर मान लो ये मैं एंकर को बदल दूं, अगर मैं सुधीर चौधरी के जगह कौन है वो दूसरा एंकर, मैं नाम भूल जाता हूँ उनके, सर रवीश कुमार। रवीश कुमार। मैं नाम इसलिए भूल जाता हूँ क्योंकि इनकी व्यूज और आइडियोलॉजी जो है मेरे मन को नहीं पड़ती। ये सही मायने में जर्नलिस्ट नहीं है, मैं जानता हूँ। और बेसिकली क्या है, जो व्यक्ति मुझे पटता नहीं है उसका नाम मेरे को याद नहीं रहता। ये दोनों के नाम मैं भूल जाता हूँ अक्सर। ये दोनों भी अपनी अपनी विचारधाराओं को चला रहे हैं, न कि सही मायने में न्यूज हमारे देश को दे रहे हैं। तो रवीश कुमार अगर होता तो रवीश कुमार कैसे पुटअप करता इसको? रवीश कुमार कहता कि आज प्राइम मिनिस्टर ने महिलाओं का उत्पीड़न पर बहुत सही और सजग बात कही है, बट वो ये भूल गए कि उन्होंने खुद एक महिला के साथ नाइंसाफी की जो कि उनकी पत्नी है। वो ऐसा बोलता। लेकिन सुधीर चौधरी ने इसी फैक्ट को बहुत ही स्मार्टली एलिमिनेट कर दिया है। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये बिल्कुल है, मोदी जी से वो अननोविंगली गलती हुई है, समझ नहीं थी उनकी, कमी थी उनमें कुछ, या कुछ तो इशू था जिसके वजह से जिस लेडी से उनकी शादी हुई उनसे वे दूर रहे, और अभी भी उनको दूर रखा है। शायद वो लेडी की चॉइस है, वो साथ में नहीं आना चाहती इस मोड़ पे। अब तक नहीं आए तो अब क्यों वाला सवाल उस लेडी की तरफ से भी है। लेकिन सुधीर चौधरी के जगह अगर कुमार, क्या नाम है, सुधीर चौधरी के जगह दूसरे एंकर होते जो प्राइम टाइम चलाते हैं तो वो डेफिनेटली ऐसा कहते हैं। बस ये दोनों वीडियो के माध्यम से मैं आपको ग्राउंडेड थ्योरी का हार्ट समझाना चाहता हूं। ग्राउंडेड थ्योरी यह इवॉल्व की जाती है फैक्ट्स के आधार पर, लेकिन फैक्ट्स के आधार पर अपने व्यूज को नहीं परोसा जाता है उस थ्योरी में। जैसे कि फ्राइड ने किया है। फ्राइड ने अपने बहुत सारे क्लाइंट के सपनों का एनालिसिस किया है और उनके बीमारी का भी एनालिसिस फ्राइड ने किया है, लेकिन बाद में उसने अपने जो व्यू है, जो उसके सेक्स से रिलेटेड व्यूज थे खुद के, वो उस थ्योरी में डाल दिए। जबकि फिर उसी की जो डिसाइपल थी, उसी की जो चेली थी हॉर्ने, उसने फ्राइड के व्यूज को इरेज किया और कहा कि चूंकि आपने न्यूरोटिसिज्म से ग्रस्त लेडीज की और मेल्स और फीमेल्स की स्टडी किया है, वो सेक्स ड्राइव नहीं था बल्कि मेंटल स्टेट, एबनॉर्मल मेंटल स्टेट था न्यूरोटिसिज्म का। हॉर्ने का थ्योरी ज्यादा एक्सेप्ट किया गया फ्राइड से। तो जब जब कोई थ्योरिस्ट ग्राउंडेड थ्योरी का इस्तेमाल करता है तो एक नई थ्योरी जरूर बनाता है और वो नई थ्योरी समाज के सामने रखता है, रिसर्च में वो आती है। लेकिन नई थ्योरी में जब वो अपने व्यूज को डालता है, अपनी स्वयं की ओपिनियन को डालता है, फैक्ट्स को लॉजिकली इस प्रकार कनेक्ट करता है कि ऐसा लगे कि वो जो कह रहा है वही सही, जो कि सही नहीं होता। बस ये दो वीडियो के माध्यम से
मैं आपको ग्राउंडेड थ्योरी का जो हार्ट है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इवन फ्राइड एंड हॉर्ने ये दोनों के ओपिनियन को अगर आप ले लें, दोनों ने एक ही बात का अभ्यास किया है। फ्राइड ने भी एबनॉर्मल बिहेवियर का अभ्यास किया है, हॉर्ने ने भी एबनॉर्मल बिहेवियर का अभ्यास किया है। लगभग दोनों के सब्जेक्ट मतलब दोनों का सैंपल सेम था, क्योंकि दोनों ने बहुत लंबे समय तक 10-12 साल एक साथ काम किया था और दोनों बाद में अलग हुए, तो नेचुरली सैंपल में समानताएं होगी। लेकिन फ्राइड ने एबनॉर्मल बिहेवियर को सेक्स ड्राइव या लिबिडो से जोड़ दिया और हॉर्ने ने उसको न्यूरोटिक या न्यूरोटिसिज्म से जोड़ा। क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय हम नहीं ले सकते, वो न्यूरोटिसिज्म है या सेक्स ड्राइव है, इसमें साइकोलॉजिस्ट बढ़ जाते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो सेक्स ड्राइव है और कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो न्यूरोटिसिज्म है। इनफैक्ट अगर हम ये मान ले कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दोनों है, एबनॉर्मल बिहेवियर प्रोड्यूस होता है बिकॉज साइकोलॉजिकल नीड पूरी नहीं होती सेक्सुअल डिप्राइवेशन की वजह से। फ्रॉम द बर्थ टू टिल डेथ साइकोलॉजिकल नीड सेक्सुअल डिप्राइवेशन की वजह से पूरी नहीं होती। सेक्सुअल डिप्राइवेशन 16 साल के पहले अलग होता है और 16 साल के बाद अलग होता है, और इसके वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर प्रोड्यूस होता है। और अगर हम ये मान ले कि एबनॉर्मल बिहेवियर जो प्रोड्यूस हुआ वो न्यूरोटिसिज्म का बिहेवियर था, और न्यूरोटिसिज्म का बिहेवियर व्यक्ति के माइंड में डेवलप होने के कारण उसके सेक्स ड्राइव में कमी आ गई या सेक्स ड्राइव उसका अफेक्ट हो गया, उसकी लिबिडुअल एनर्जी अफेक्ट हो गई, उसकी पोटेंशियल एबिलिटीज अफेक्ट हो गई। तो ये कहानी कैसे है, पहले अंडा या पहले मुर्गी वाली कहानी है। अगर मैं हॉर्ने का न्यूरोटिसिज्म का थ्योरी और फ्राइड का साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी को दोनों को एक साथ अपने आंखों के सामने रखी, तो वैसे ही न्यूज एनालिसिस में सुधीर चौधरी और प्रदीप कुमार, इनका अगर मैं न्यूज एनालिसिस देखूं तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक व्यक्ति अपने व्यूज को जोड़ता है फेवर में और दूसरा व्यक्ति उसी को व्यूज को जोड़ता है विरोध में। दोनों भी सही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं आपको ग्राउंडेड थ्योरी थ्योरेटिकली समझाता हूं। क्या आपके बात समझ में आ गई ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है? यस सर। यस सर। राइट। अब मैं सिर्फ शब्दों में, क्योंकि किताबों में सिर्फ शब्दों में लिखा है और कई बार लिखी हुई शब्दों की चीजें समझना आपके जैसे फ्रेशर्स के लिए संभव नहीं होता, इसलिए मैंने ये दो एग्जाम्पल आपको दिए, एक साइकोलॉजी का और दूसरा न्यूज एनालिसिस का, डीएनए का और ब्लैक एंड व्हाइट का। अब हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और आगे जाएंगे। ग्राउंडेड थ्योरी रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ अ थ्योरी which is based on collection of data from multiple sources। आप देखिए, चाहे वो डीएनए हो या चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट हो या चाहे वो प्राइम टाइम हो, उनका डेटा मल्टीपल सोर्सेस से आता है, एक जगह से नहीं आता। एक डेटा के भरोसे वो नहीं कहते। अक्सर प्राइम टाइम में ये देखा गया है कि वो न्यूज़पेपर के हेडिंग को भी कोट करते हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा में सवाल जवाब किए जाते हैं उसको भी वो कोट करते हैं, और जो रूल्स है, कानून है, उसको भी वो कोट करते हैं। सब चीजों को कोट करते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन उसका मीनिंग जब वो निकालते, जब उसका रिपोर्टिंग वो करते हैं, तो वो रिपोर्टिंग कितना सही होता,
इस पर सवाल लगाए जा सकते हैं। फैक्ट्स तो वो प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उसको रिपोर्ट्स में वो कन्वर्ट करते हैं वो कितना सही है और वो कितना गलत है, ये साइकोलॉजिस्ट को या रिसर्चर को डिसाइड करना है। द ग्राउंडेड थ्योरी approach aim to collect the data and interpret the data from the textual base. Textual base का मतलब होता है the data which is available in writing, the data which is available in the form of law, the data which is available on the form, in the form of records, particularly audio tapes and video tapes. अधिकतर न्यूज एनालिस्ट इसी का इस्तेमाल करते हैं। वो किसी की एक रिकॉर्डेड ऑडियो को चला देते हैं और फिर उसका पूरा चरित्र हनन कर डालते हैं, क्योंकि वो मासेस में चले जाती हैं। हमको उस व्यक्ति के बारे में पूरा नहीं मालूम होता, पास्ट नहीं मालूम होता और उसकी सोच नहीं मालूम होती, और उसके पास्ट को और उसके सोच को वो न्यूज एनालिसिस में नहीं बताते। कोई एक ऑडियो टेप किसी पॉलिटिशियन और किसी लड़की के बीच में संवाद हो गया, उसी को हाईलाइट करते हैं, उसी में कही हुई बातों पर बार बार जोर देते हैं, जो कि ग्राउंडेड थ्योरी के हिसाब से सही नहीं है। उनके चैनल के सोच के मुताबिक या पॉलिटिकल व्यूज को कैसे प्रेजेंट करना, उसके मुताबिक वो सच हो सकता है, लेकिन वो सही मायने में रिसर्च नहीं होता है। इसलिए मैं आजकल सलाह देता हूं अधिकतर लोगों को, अगर आपका ब्रेन बहुत अच्छे से नहीं चलता, ये फर्क को आप नहीं समझ पाते, तो कृपया टीवी मत देखिए। लेकिन अगर टीवी देखते हैं तो अपने ब्रेन को एक्टिवेट कीजिए और खुद तय कीजिए क्या सही है और क्या गलत है। The approach of grounded theory was developed by Glaisher and Strauss in 1960. ये ऑथर है जिन्होंने ग्राउंडेड थ्योरी को एक मीनिंग दिया है। गोल्स एंड पर्सपेक्टिव ऑफ अ ग्राउंडेड थ्योरी, क्या गोल्स हैं और क्या पर्सपेक्टिव है। द थ्योरी टेक्स सिमिलर केसेस फॉर एनालिसिस rather than वेरिएबल पर्सपेक्टिव। बिल्कुल, आप फ्राइड का साइको एनालिसिस देख लीजिए या फिर हॉर्ने का थ्योरी बेस्ड ऑन न्यूरोटिसिज्म देख लीजिए, उनके जो केसेस है वो सभी एबनॉर्मल बिहेवियर के। उन्होंने नॉर्मल बिहेवियर के केसेस को लिया ही नहीं अपने स्टडी में। वैसे ही आप डीएनए को देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट को देखिए और प्राइम टाइम को देखिए, ये दोनों भी एंकर जब केसेस पिक करते हैं तो केसेस सेम होती है। दोनों भी कहते हैं मोदी जी के बारे में, अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में, अपने देश के बारे में। लगता ऐसा है कि दोनों भी देश के फेवर में बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों भी जो बात कर रहे हैं वो एक दूसरे के विरुद्ध होती है। दोनों भी देश हित की बात कर रहे हैं, दोनों भी देश के फायदे की बात कर रहे हैं, लेकिन उनमें विरोधाभास होता है। एक फेवर करके करता है, दूसरा विरोध करके करता है। तो दैट इज नॉट अ रियलिटी ऑफ अ ग्राउंडेड थ्योरी। बट सच क्या है, द थ्योरी टेक्स सिमिलर केसेस फॉर एनालिसिस rather than वेरिएबल पर्सपेक्टिव। सिमिलर केसेस ली जाती हैं, कभी डिफरेंट केसेस नहीं ली जाती। द बेसिक गोल ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी, पहला गोल है अ थ्योरी प्रोड्यूस शुड बी अ गुड थ्योरी। हमने न फ्राइड के थ्योरी को गुड थ्योरी बोला है, न हमने हॉर्ने के न्यूरोटिसिज्म के थ्योरी को गुड थ्योरी बोला है। वो गुड थ्योरी तब थी जब उन्होंने बनाई थी, आज के हालात में वो इतनी गुड थ्योरी नहीं है। द ग्राउंडेड थ्योरी, द क्वालिटी ऑफ द थ्योरी, क्वालिटी होनी चाहिए थ्योरी में। अगर मैं फ्राइड की थ्योरी देखो तो क्वालिटी है, और अगर मैं हॉर्ने की थ्योरी न्यूरोटिसिज्म की देखी तो दोनों में क्वालिटी है, लेकिन दोनों भी गुड थ्योरी नहीं है। द थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी, थ्योरी बनाते वक्त थ्योरिस्ट सेंसिटिव होना चाहिए। का मतलब है वो फैक्ट फाइंडर होना चाहिए, वो सच को सामने लाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, उसने साइंटिफिक फैक्ट्स को सामने रखना चाहिए
और ये थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी बहुत हद तक न्यूज एनालिसिस में, और जब कोई मीडिया अपने व्यूज को एक्सप्रेस करता है तो ये थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी पूरी तरह डिस्टॉर्टेड रहती है, पूरी तरह एक तरफा रहती है, चाहे वो फेवर में बात करे या चाहे वो विरोध में बात करे। हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन कंसेप्चुअल आइडियाज। जब भी कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, यहां पर बेसिकली पहले डेटा कलेक्ट होता है और डेटा कलेक्ट होने के बाद में, डेटा को देखने के बाद, डेटा को समझने के बाद हाइपोथेसिस लिखा जाता है। तो वो हाइपोथेसिस जो है वो किसी कंसेप्ट पर आधारित होता है। अब मैं डीएनए का उदाहरण, मैं ब्लैक एंड व्हाइट का उदाहरण अगर लेता हूं, जो सुधीर चौधरी ने कहा है, उन्होंने क्या कहा है कि 75 साल की सालगिरह पर, स्वतंत्रता के 75 साल की सालगिरह पर हम हमारे देश की मजबूरियां भी बताएंगे और मजबूती भी बताएंगे। ये उसका हाइपोथेसिस है। आप पूरे एनालिसिस को पढ़ लेना, आगे में सुन लेना, आगे में मजबूतियां बहुत ज्यादा बताई है, मजबूरियां बहुत कम बताई है। अब बाद में पढ़ लेना उसको। अगर हम दूसरा एनालिसिस देखते हैं तो वहां पर भी कमियां ज्यादा गिनवाई है और खूबियां कम गिनवाई है, क्योंकि उसका व्यू विरोधाभासी है। वैसे कई बार थ्योरी में हो जाता है, जो कंसेप्ट पकड़ा जाता है, जो कंसेप्चुअल आइडिया होती है, वो कंसेप्चुअल आइडिया में फेवर किया जाता है। देन डिस्कवर द पार्टिसिपेंट्स मेन कंसर्न। बेसिकली अगेन मैं ब्लैक एंड व्हाइट और डीएनए पर जाता हूं। ब्लैक एंड व्हाइट और डीएनए में, दोनों में पार्टिसिपेंट्स का कंसर्न इंपॉर्टेंट नहीं रखा है। उन्होंने अपने न्यूज चैनल का और पॉलिटिशियन को इंप्रेस करने का व्यू सामने रखा है, या पॉलिटिशियंस का विरोध करने का व्यू सामने रखा है। अगर हम प्राइम टाइम को देखें तो कैसे हम जो गवर्नमेंट में लोग हैं उनका विरोध कैसे करें, ये व्यूज उनका सामने में है। और अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट में देखें तो हम गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनको कैसे फेवर करें, उनको कैसे सपोर्ट करें, ये व्यू सामने होता है। सही मायने में जो ऑडियंस है, जो सुन रही है जनता, उसका कंसर्न दोनों को नहीं है। जबकि ग्राउंडेड थ्योरी में पार्टिसिपेंट्स का कंसर्न होना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ आयोग जो बिठाए जाते हैं किसी इंक्वायरी के लिए, अगर उनकी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उनकी रिपोर्ट में बहुत बार ये कंसर्न बहुत क्लियर होता है। एक रिपोर्ट मेरे को याद है, जज कोई पुरोहित थे, उन्होंने टीचर्स और लेक्चरर पर एक रिपोर्ट दी थी, जिसके आधार पर वेतन श्रेणी जो थी लेक्चरर्स, टीचर्स और प्रोफेसर की, वो चेंज की गई और वो हाईली पेड हो गए। वो लोग अब हाईली पेड हो गए जो गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एक व्यू वहां लिया था। उनका कंसर्न क्या था कि मैंने मेरे टीचर को देखा है, मेरे टीचर ने 30 साल बच्चों को पढ़ाया, लेकिन जब मैं उनके घर में गया तो बैठने के लिए ढंग का सोफा नहीं था, कोई भी ऐसी लग्जरी चीज उनके घर में नहीं देखी। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या टीचर जो लोगों को शेप अप करता है, लोगों में एक विशिष्ट विचार और नॉलेज को देता है, वो इतना गरीब होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने सोचा कि नहीं, उसको अधिक पैसे मिलने चाहिए। तो ये पार्टिसिपेंट का कंसर्न था। सफरर कौन थे? लेक्चरर्स थे, टीचर्स थे। तो ये पार्टिसिपेंट्स थे, उनका वो कंसर्न था। और फिर वो जज ने जो बाद में अपनी रिपोर्ट दी, वो लागू भी हुई और उसके आधार पर लेक्चरर्स के और टीचर्स के पगार अब जरूरत से ज्यादा बढ़ गए। एक्सप्लेन पीपल्स एक्शन रिगार्डलेस ऑफ टाइम एंड प्लेस। एक्चुअली टाइम एंड प्लेस को ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है, एक्शन को ज्यादा वैल्यू दी जाती है।
क्योंकि ग्राउंडेड थ्योरी में जो रिसर्चर होता है वो रिसर्च का पार्ट होता है, वो पार्टिसिपेंट का हिस्सा भी होता है, इसलिए वो टाइम एंड प्लेस कितना समय लग रहा है उसका वो ध्यान नहीं रखता, कहां पर वो है उसका वो ध्यान नहीं रखता, वो एक्शन को समझता है। However, the result of grounded theories are not a reporting of a facts, but a set of probability statement about the relationship between concept or an integrated set of conceptual hypotheses developed from empirical data. ग्लेसर के इस बात से मैं सहमत नहीं। The result of grounded theory are not reporting of facts. Actually, it should be, it is reporting of facts. are not हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी थ्योरी जब बनती है तो वो फैक्ट्स को उजागर करने के लिए, फैक्ट्स को सामने रखने के लिए बनाई जाती है। या तो ये नॉट गलती से आ गया है या फिर ग्लेशियर गलत है। यानी यहां पर ग्लेशियर के डेफिनेशन के मुताबिक जो डीएनए वाले, जो ब्लैक एंड व्हाइट वाले और एंकर है, जो प्राइम टाइम वाले एंकर है, वो सही है, वो फैक्ट्स को ट्विस्ट करके प्रेजेंट करते हैं। नहीं, एक्चुअली इफ एनी साइंटिफिक थ्योरी इज डेवलप्ड, it is reporting of the facts. It is reporting of the fact without any bias. But ये हो सकता है कि ग्राउंडेड थ्योरी उन्होंने कंसीव ही इस आधार पर की कि तुम फैक्ट्स का रिपोर्टिंग नहीं किया तो चलता है, लेकिन जो सही कंसेप्ट है, सही कंस्ट्रक्ट है, उसको पकड़ो। बट इस बात को मैं उतना सही नहीं मानता। Methods of grounded theory. The process of grounded theory is far quick and faster as the researcher delimits the data by field noting interview and soon after generates the concept that fits with data, are relevant and work in explaining what participants are doing to resolve their main concern. बहुत फास्ट, बहुत स्पीड से डेटा का एनालिसिस किया जाता है, अवेलेबल डेटा का एनालिसिस किया जाता है और उसे फैक्ट्स के रूप में सामने रखा जाता है। यही बात कही है। ये मेथड जो है फास्ट है, स्पीडी है और बहुत जल्दी लोगों के सामने थ्योरी को लाया जाता है। ये न्यूज रिपोर्टिंग के बारे में सही है, लेकिन यही अगर साइकोलॉजी का रिसर्च है तो समय ज्यादा लगेगा, रीअसेसमेंट होगा, कंफर्मेशन होगा फैक्ट्स का और उसके बाद सामने लाया जाएगा, उसके बाद थ्योरी लिखी जाएगी। डिस्कशन एंड टॉक कैन बी आइदर रेंडर प्रेज और क्रिटिसिज्म एंड बोथ डिमिनिश द मोटिवेशनल ड्राइव टू राइट मेमोज दैट डेवलप्स एंड रिफाइन द कंसेप्ट एंड द थ्योरी। अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट ग्लेशियर ने लिखा है 1998 में, ये अगेन डीएनए और प्राइम टाइम के लिए या ब्लैक एंड व्हाइट के लिए बिल्कुल सही साबित होता है। आप तारीफ करो या आप क्रिटिसाइज करो, बट आप फैक्ट्स को सामने रखो, ऐसा ग्लेशियर का कहना है। अगेन मैं यहाँ पर इस बात को नहीं मानता। एक्चुअली फैक्ट्स को उजागर करना, सच्चाई को बताना, यह ग्राउंडेड थ्योरी का लक्ष्य होना चाहिए, न कि किसी प्रकार के क्रिटिसिज्म को या किसी प्रकार के फेवर को आप करें। फील्ड नोट कैन कम फ्रॉम इनफॉर्मल इंटरव्यू, लेक्चर, सेमिनार, एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग, न्यूज़पेपर आर्टिकल, इंटरनेट मेल लिस्ट, इवन टेलीविजन शो, कन्वर्सेशन विद फ्रेंड। यानी जो फील्ड नोट होती है, जो एक प्रकार से रिकॉर्ड्स के रूप में जो हमें बताया जाता है कि ये रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है, ये इतने अनेक सोर्सेस से मिलता है। दैट इज मेथड ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। देन स्टेप्स। मेमोइंग। मेमोज आर अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट दैट द रिसर्चर राइट्स एंड प्रिपेयर। जो रिसर्च करता है वो शॉर्ट नोट लिखता है। शॉर्ट नोट कैन बी ऑफ 1 पैराग्राफ और इट कैन बी ऑफ 1 पेज ऑल्सो।
बहुत बार न्यूज एनालिस्ट वो शॉर्ट नोट अपने हाथ में लेते हैं और वो पढ़ते हैं, तो वो बहुत बड़ा लॉ रहता है, उस लॉ के वो शॉर्ट नोट बना लेते हैं, उसको हम मेमो बोलते हैं। मेमो 3 प्रकार के होते हैं। एक थ्योरेटिकल नोट, द नोट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 1 to 5 पेजेस, अगर वो थियरी के आधार पर है तो 1 से 5 पेजेस का होता है। फील्ड नोट कंसिस्ट ऑफ द notes prepared when the researcher actively participates with the population, culture और community under study। यानी फील्ड नोट वो होता है जब वो रिसर्चर फील्ड में होता है। आपने यूक्रेन युद्ध के दौरान देखा होगा, आज तक के 3 एंकर यूक्रेन में गए और वहां से उन्होंने रिपोर्टिंग की, तो वो रिपोर्टिंग फील्ड नोट के आधार पर की थी। अभी श्रीलंका में एक न्यूज चैनल के व्यक्ति गए और उन्होंने वहां से रिपोर्टिंग की, तो वो उन्होंने फील्ड नोट के आधार पर की। अभी ताइवान में एबीपी न्यूज के लोग बैठे हैं, वहां से वो जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो फील्ड नोट के आधार पर कर रहे हैं। कोड नोट, द रिसर्चर और द ग्राउंडेड थ्योरीज में ऑल्सो प्रिपेयर नोट बाय नेमिंग, लेबलिंग और कैटेगराइजिंग थिंग्स, प्रॉपर्टीज एंड इवेंट्स। एक्चुअली ये कोडिंग होती है। ये कोडिंग बेसिकली कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में, 2 फैक्ट को जोड़ने के काम आती है। बट अक्सर मैंने देखा है 2 सच्चाई को जोड़कर व्यक्ति लॉजिकली तो सही हो सकता है लेकिन रैशनली वो गलत रहता है। कल मैं एक काउंसलिंग कर रहा था, मैंने उस काउंसलिंग में इस बात को बहुत करीब से देखा। जो काउंसली था वो 2 लॉजिकल चीजों को जोड़ के ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं कैसे सही हूं। सच्चाई में वो रैशनली सही नहीं था, वो गलत था। यानी उसने 2 लॉजिक सामने रखे और उस लॉजिक के आधार पर, जैसे पहला लॉजिक उसने सामने रखा कि मुझे अगर मेंटल प्रॉब्लम हो गया है तो क्या आप मेरा विरोध करेंगे या आप मेरा सहयोग करेंगे? तो नेचुरली आंसर क्या है कि सहयोग करना चाहिए। उसका कहना है कि मेरे घर वालों ने या मेरे कुछ नजदीकी रिश्तेदारों ने मेरा विरोध किया और इसके वजह से मैं अपना आपा खो गया। फिर उसका दूसरा लॉजिक ये था कि अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे आपने सपोर्ट करना भी चाहिए, तो आपने मुझे मदद क्यों नहीं की? आपने मुझे मैंने जितने पैसे मांगे वो कितने क्यों नहीं दिए? ये उसका लॉजिकल कनेक्शन था पहले इवेंट को दूसरे, यानी दूसरे शब्दों में पहले कोड को दूसरे कोड से जोड़ने का। पहले कोड में वो सही है, सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा वो जो लॉजिकली कनेक्ट कर रहा है कि मुझे फाइनेंशियल पैसे देना चाहिए आप लोगों ने, यह कनेक्शन गलत है, वो इर्रेशनल। कोई इंसान गलती कर रहा है, गलतियों पर गलतियां कर जा रहा है, तो क्या उसको हमने पैसे देना चाहिए? आंसर नो है। रघुराम राजन ने एक बार अपने स्पीच में कहा है, जो कि हमारे एक्स आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, जो कंपनियां एक बार लोन लेती हैं और वो लोन को बगैर चुकाए रिस्ट्रक्चरिंग के लिए हमारे पास आती है और हम उसको रिस्ट्रक्चर करके और ज्यादा लोन दे देते हैं, वो कंपनियां कभी लोन चुका नहीं पाएगी। इसलिए बेहतर ये है कि आप रिस्ट्रक्चर ना करें, जितना लोन एनपीए होता है उसको एनपीए में डाल दें। रिस्ट्रक्चरिंग इज टोटली रूल्ड आउट बाय रघुराम राजन, और ऐसा सही में हुआ है। जिन जिन कंपनियों का रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन किया गया है, आज वो यूके में बैठे हैं और यहाँ पर इंडिया में बैंक्स बर्बाद हैं। वो यूके में है, नेदरलैंड में है, कहाँ वो लोग है पता नहीं, लेकिन बैंक्स तो बर्बाद हो गई हैं। और बैंक का पैसा एक आम इंसान का पैसा होता है, वो बैंक का होता ही नहीं, वो आम इंसान का पैसा होता है, वो जनता का पैसा होता है। तो कोड नोट जो है वो कोड को कनेक्ट करना, लॉजिकली कनेक्ट करना सही है। जो डीएनए में किया जाता है, जो ब्लैक एंड व्हाइट में किया जाता है,
जो प्राइम टाइम में किया जाता है, लेकिन रैशनली इनकरेक्ट होता है। एक न्यूज एंकर की जवाबदारी क्या है? एक न्यूज एंकर की जवाबदारी है कि वो जनता को सच बताए। सच बताने के प्रक्रिया में वो अपने स्वयं के व्यूज को भी बताते हैं, वो अपने स्वयं के सोच को भी जनता पर लादते हैं। यह गलत है। Sorting in grounded theory. Sorting helps in putting all the data in a proper order, which leads to proper linkage of information and ideas. Actually, sorting एक method होता है जब पूरे मेमोज बन जाते हैं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, पूरे ऑडियो टेप्स, रिटन नोट्स और वीडियो टेप्स बन जाते हैं, तो जो रिसर्चर है वो क्या करता है, उसको एक विशिष्ट ऑर्डर में सॉर्टिंग करता है। कौन सी चीजें पहले लेना, कौन सी चीजें बाद में लेना, कौन सी चीजों को एलिमिनेट करना और कौन सी चीजों को सिलेक्ट करना। बस सॉर्टिंग में जो गड़बड़ करता है, जो रिसर्चर सॉर्टिंग में बायस्ड होता है, वो ग्राउंडेड थ्योरी का सही मायने में इस्तेमाल नहीं करता। सॉर्टिंग में बायस नहीं होना, यही अच्छे रिसर्चर की निशानी है। राइटिंग रिपोर्ट इन ग्राउंडेड थ्योरी। अब फाइनल जो है रिपोर्ट लिखते हैं। द ग्राउंडेड थ्योरी अरेंजेस, relates and puts the collected information in word. Actually it is a method, it is a report writing actually. पूरे फैक्ट्स तुम्हारे सामने आ गए हैं, तुमने सीक्वेंस में फैक्ट्स को अरेंज कर लिया, अब आप उस पर रिपोर्ट लिखते हैं। That is writing a grounded theory, means writing a report on the basis of a grounded theory. Types of coding in grounded theory. Selective coding, ओपन कोडिंग एंड एक्सियल कोडिंग। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है टाइप्स ऑफ कोडिंग कैसे होती है। इन सिलेक्टिव कोडिंग, आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल कैटेगरीज, द ग्राउंड थ्योरी सिलेक्ट वन कैटेगरी टू बी द सेंटर और द मेजर वन एंड देन ट्राइज टू रिलेट टू द अदर कैटेगरी विद द सिलेक्टेड मेजर कैटेगरी। जैसे कि डीएनए में, ब्लैक एंड व्हाइट में सुधीर चौधरी ने कहा कि देश के स्वतंत्रता को 75 साल हो गए हैं, मैं आपको मोदी जी की मैं आपको हमारे देश की मजबूरियां और मजबूतियों को बताऊंगा। सो दैट इज सिलेक्टिव कोडिंग। लेकिन उन्होंने क्या बताया, अगर आप उस पूरे इसको बताया देखेंगे तो उन्होंने एक्चुअली में मोदी जी की मजबूतियां और मजबूरियों को बताया, देश की मजबूतियां और मजबूरियों को नहीं बताया। आगे में जब आप उसको सुनेंगे तो मोदी जी पर वो फोकस रहे, न कि देश पर। तो सिलेक्टिव कोडिंग में इस प्रकार के फॉल्ट हो सकते हैं। ओपन कोडिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, लेबलिंग एंड एनालाइजिंग द फेनोमेना फाउंड इन द टेक्स्ट। बेसिकली ओपन कोडिंग में जो रिसर्चर होते हैं जरूरत के अनुसार लेबलिंग करते हैं, एक नाम देते हैं किसी फेनोमेना को, किसी घटना को या किसी परिस्थिति को, वो एक नाम देते हैं और वो जो नाम है वो सभी पर अप्लाई होता है। दैट इज कॉल्ड एज ओपन कोडिंग एंड एक्सियल कोडिंग। द ग्राउंड theories try to analyze the causal relationship between these variables, that is which of the code is the cause which has led the occurrence of other code in the context. Actually axial मतलब ये साइकिल का जो एक्सेस होता है ना सेंटर में, और उसको स्पोक एंड हब होते हैं। जो हब होता है तो वो क्या करते हैं, एक मुद्दे को सेंटर में रखते हैं। जैसे कि सुधीर चौधरी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस को सेंटर में रखा और हर बात को कहा। वैसे ही प्राइम टाइम में उन्होंने प्रेस के स्वतंत्रता दिवस को सेंटर में रखा और फिर हर बात को कहा। दैट इज कॉल्ड एज एक्सियल कोडिंग। फिर वो क्या करते हैं, ये एक मुद्दा सेंटर में रख देते हैं, जैसे कि फ्राइड ने भी किया है। फ्राइड ने लिबिडोल ड्राइव और सेक्सुअल ड्राइव को सेंटर में रखा और फिर अपनी थ्योरी को अलग अलग शब्दों में बयां किया, जैसे एनल फेज, फैलिक फेज,
ओरल फेज, ये जो फेज है, फिर उसने ईद, ईगो, सुपर ईगो के कंसेप्ट को दिया, फिर उसने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के कंसेप्ट को दिया। तो ये सब कंसेप्ट के सेंटर में क्या है, एक्सिस कहां पर है, हब क्या है, दैट इज सेक्सुअल ड्राइव, और फिर वो स्पोक्स है बाकी के सब, दैट इज एक्सियल कोडिंग। देन रेलेवेंस ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी, 4-5 रेलेवेंस यहां दिया है। प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वेरियस सोर्सेस। द ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच gives an opportunity for exploring the facts and analyzing the causal relationship. मतलब पहला रेलेवेंस अच्छी रिपोर्ट बनती है, दूसरा रेलेवेंस causal relationship establish होती है, what is the cause of what effect. तीसरा, it is the inductive type of research which has the basis of grounded on the base of observation and data collected. एक्चुअली इंडक्टिव टाइप ऑफ रिसर्च मतलब एक कड़ी दूसरे कड़ी को जोड़ते जाना। इंडक्शन का मतलब ये होता है, एक फैक्ट्स अगर मुझे मिला तो मैं दूसरे कनेक्टेड फैक्ट्स को ढूंढता हूं, लेकिन कई बार ये लॉजिकल कनेक्शन ही गलत होता है। जो मैंने कल के काउंसलिंग में देखा, लॉजिकल कनेक्टिविटी गलत होती है, और अक्सर जितने भी टीवी चैनल है, जितने भी, उनके सभी के एंकर के व्यूज में जब वो कोई शो करते हैं तो लॉजिकल कनेक्शन 100% गलत होता है, क्योंकि इस लॉजिकल कनेक्शन का इस्तेमाल वो अपने टीवी के रैंकिंग को बढ़ाने के लिए करते हैं, न कि देश सेवा में। और ऐसा करते वक्त वो कुछ फैक्ट्स को छुपा देते हैं जो उन्होंने बताने चाहते थे। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। और अगर मैं किसी चैनल को देखता हूं तो मैं उसके बात को बिल्कुल सच नहीं मानता, मैं उसको एनालिसिस करने के माध्यम से देखता हूं। वैसे ही बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग अपनी आइडियोलॉजी को प्रेस करते हैं, फैक्ट्स को नहीं रखते, जो कि गलत है। अगर व्हाट्सएप इजाद हुआ है, अगर व्हाट्सएप का इन्वेंशन हुआ है, तो फैक्ट्स को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, न कि अपने व्यूज को दूसरों पर लादने के लिए। शायद यही डेमोक्रेसी है। Then the grounded theory approach also provides a base to specify how knowledge base should be changed in the light of the new information. Yes, ये सही है। नॉलेज, पुराना नॉलेज कैसे बदला जाएगा नए नॉलेज से, ये देखा जाता है। और ग्राउंडेड थ्योरी डेटा ऑफन कैटेगराइजेस डेटा विच फर्दर फॉर्म्स द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट। रिपोर्टिंग से शुरू हुआ, रिपोर्टिंग पे एंड हुआ। इम्प्लीकेशन ऑफ द ग्राउंडेड थ्योरी 5 दिए हुए हैं। Grounded theory is often used in formulation of policies and program evaluation of research. Grounded theory approaches can also be used to analyze the consumer demand and preferences. The approach can also be used to analyze product positioning and advertising opportunity. It is one of the best theoretical approach that can be used in the field of education management and women studies. बिल्कुल सही है। And last one is criticism. Criticism on grounded theory. मैंने already आपको criticism बता दिए हैं। Grounded theory जो ग्लेशियर ने बनाई है वो कहाँ सही है और कहाँ गलत है। But unlike the theory says, there exist chances that the researcher may involve some preconceptions and in collection and analysis of data. What is most important word here? Preconception. And most of the news channel, news anchor are having their own preconceptions about the ideas or the fact they want to present. And because of this preconceived notion, their reporting are not correct. Their reporting is not in favor of the common man.
It is not in favor of the public. Their reporting is either in favor of their channel or in favor of their political supporter or in favor of their employer who are capitalist. मैं ये दावे से इसलिए कहता हूं कि मैंने 1978 से 1998 से मैं न्यूज़पेपर फील्ड में था, मैं न्यूज़पेपर में काम भी करता था। मैंने न्यूज़ को बदलते हुए देखा है, मैंने व्यूज को घुसते हुए देखा है बहुत करीब से। पेपर में पहले जितनी सच्चाई आती थी अब उतनी सच्चाई नहीं आती है। सच्चाई उतनी ही बताई जाती है जो उस पेपर की जरूरत होती है या जो उनके पॉलिटिकल आकाओं की जरूरत होती है। इससे ज्यादा न्यूज में सच्चाई नहीं डाली जाती। न्यूज को छोटा बड़ा करके वो मिसलीड करते हैं बहुत बड़े पॉपुलेशन को या व्यूअर्स को या फिर रीडर्स को। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मैंने 1978 से 2022 तक न्यूज और मीडिया को बदलते हुए देखा है। बहुत करीब से नहीं देखा क्योंकि मेरा वो काम नहीं है, मेरा वो बिजनेस नहीं है, बट एक रिसर्चर के नाते मैं दावे से कह सकता हूं न्यूज रिपोर्टिंग मीडिया बदला है। पहले वो लोगों के लिए, कॉमन मैन के लिए काम करता था, अब वो स्वयं के लिए काम करता है या अपने पॉलिटिकल आकाओं के लिए काम करता है या वो अपने आइडियोलॉजी के लिए काम